जय हिंद वंदे मातरम। वो कहते हैं कि जब आपको किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो तो आप भगवान का नाम लेकर करें, काम जरूर अच्छा होगा। लेकिन यदि आप भगवान का ही काम करने के लिए जाएं और मन में चोर लेकर जाएं तो कहीं ना कहीं वो काम आपका अगर बिगड़ता है तो आप उसके लिए किसी को भी मतलब द्वेष नहीं रख सकते हैं कि नहीं भैया उस व्यक्ति के कारण मेरा जो काम है वो खराब हो गया। आपको खुद इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी कि नहीं, हम भगवान श्री राम की गाथा को एक नए तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस नए तरीके से दिखाने के नाम पर या फिर यूं कहें क्रिएटिव लिबर्टी लेने के नाम पर, तो इतने बड़े बड़े शब्द आजकल ये लोग यूज करने लगे हैं, तो क्रिएटिव लिबर्टी लेने के नाम पर आपने इस तरीके से एक उस गाथा के साथ में छेड़खानी कर दी, जो गाथा हर एक भारतीय के मन मंदिर में बिल्कुल कंठस्थ तरीके से रखी हुई है। अब ऐसे में चाहे आप बहुत बड़ा स्टार प्रभास ले लें या फिर आप कुछ भी कर लें, आपकी मूवी यदि पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है तो आप मतलब कहीं ना कहीं एक बड़े तौर पर आप फेल ही हो रहे हैं। प्रभास के बारे में तो वैसे भी अभी चीज़ प्रचलित हो चली है कि भैया ये बंदा सिर्फ 3 दिनों तक चलता है। प्रभास की आप जो पिछली मूवीज़ हैं बाहुबली के बाद में, चाहे आप साहो की बात कर लें, राधेश्याम की बात कर लें, या फिर अब हम बात कर लें आदि पुरुष की, ये तीनों ही मूवीज़ के साथ ऐसा हुआ है कि एडवांस बुकिंग के दम पर इस मूवी ने पहले 3 से 4 दिन तो अच्छे से कमाई कर ली, लेकिन उसके बाद जैसे ही सोमवार आया पब्लिक का इंटरेस्ट साफ तौर पर दिख गया कि इस मूवी में बिल्कुल भी जाग नहीं रहा है। और आपको यकीन नहीं होगा, जो मंगलवार के कलेक्शन निकल कर इस मूवी के सामने आए हैं आदि पुरुष के, वो बिल्कुल भी आदि पुरुष के लेवल को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस मूवी को एक बहुत बड़े ग्रैंड स्केल के ऊपर बनाया गया था, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी मूवी देखने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक्टर्स के ऊपर पैसा काफ़ी तौर पर बचाया गया है, और प्रभास को एक मोटी फीस देने के बाद बाकी एक्टर्स को 20 करोड़ के अंदर ही निपटा दिया गया है। और यही एक बड़ा कारण रहा कि आप जब इस मूवी को देखेंगे तब कहीं ना कहीं आप उससे एक अटैचमेंट जो है वो फील ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप डिटैचमेंट में ही बैठ जाएंगे कि यार आखिर मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। मतलब मूवी शुरुआत से ही आपको डिसअपॉइंट करती जाएगी और करती जाएगी, इस हद तक करती जाएगी कि आप और आखिर तक आप इतने डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार मैंने 300 रुपये का टिकट खरीदा है, कम से कम मूवी तो पूरी देख लूँ। पॉपकॉर्न खाने की तो आपकी इच्छा तक नहीं होगी। मतलब इस मूवी में इतना आपके साथ दगाबाजी करी। चलिए ठीक है, एक बार को हम मान लें कि मूवी खराब बन गई, लेकिन एक एक्सेप्टेंस नाम की चीज़ होती है कि जब आप कोई गलती करो तो कम से कम आप उस गलती को मान लो कि नहीं यार, ये फला गलती मुझसे हो गई। पर आज की तारीख में क्या होता है, गलती मान लेना तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा पाप है, और मेकर्स ने फिर वही गलती कर दी, गलती ना मानने की। मतलब डायलॉग्स के ऊपर आकर क्या कह रहे हैं कि भैया हम ये मॉडर्न रामायण दिखा रहे हैं जिससे कि आज की जनता कनेक्ट कर पाए। अरे कनेक्ट तो दूर की बात है, पब्लिक ने सीधे सीधे तौर पर इस मूवी को नकार ही दिया डायलॉग्स के नाम पर। अच्छा, उसके बाद मेकर्स को लगा कि नहीं भैया डैमेज कंट्रोल की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि हम डायलॉग्स जो है वो बदल देंगे हफ्ते भर के अंदर। यार अकेले डायलॉग्स बदलने से कुछ नहीं होता। विभीषण की पत्नी जिस तरीके से स्क्रीन के सामने आती है वो और कुछ नहीं बल्कि आई कैंडी के तौर पर पेश करी गई है। जिस तरीके से संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को दी जाती है वही पूरा का पूरा सवाल खड़ा कर देती है कि भैया ये कौन सी वेब सीरीज आपने कॉपी कर ली। मतलब आप देखो तो आपको इसमें हैरी पॉटर दिख जाएगा, आपको इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स दिख जाएगा, आपको इसमें ड्रैकुला भी दिख जाएगा। मतलब चमगादड़ों का राजा रावण बना दिए। पुष्पक विमान की तो खैर हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं अब, लेकिन चमगादड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाना, खलीसी ही नहीं दिखाई इन लोगों ने, बस बाकी तो सब दिखा दिया। खैर जो भी हो, उसके बाद शूरपणखा के नाक के ऊपर सॉस लगी हुई, आप नाक कटी दिखा रहे हो। मतलब आप प्रॉपर तरीके से कम चीजों को दिखाओ तो सही। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप इतिहास को बदलने की यदि कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं लोग तो आपसे नाराज होंगे ही। फिर आप कह देते हो कि भैया हम तो 10 से 12 साल के बच्चों के लिए मूवी बना रहे थे। ऐसा नहीं होता। 10 से 12 साल के बच्चों को क्या आप गलत संस्कृति दिखाओगे? ऐसा संभव ही नहीं है। अब बातों से पलटने का जब दौर शुरू हुआ तो फिर वाद विवाद भी शुरू हो गया। मनोज मुंशी जी से जब एक बार पूछा गया कि भैया आप ये बताइए कि विभीषण की पत्नी ने आखिर जाकर क्यों बताया कि संजीवनी बूटी क्या काम कर सकती है, इसके ऊपर मनोज मुंशी जी का कहना था कि आप जाके उमराव से बात करो। मतलब पहले तो ये लोग एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे कि भाई क्या मूवी बनाई है, क्या डायलॉग लिखे हैं, और अब देखिए क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि मनोज जी ने काम गलत किया है, उन्होंने जो गाने लिखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। राम सिया राम सुनकर वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गलतियों के ऊपर पर्दा डल जाएगा। अगर हम लोग इस मूवी के कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का कलेक्शन मंगलवार को बद से बदतर हो गया है। मूवी औंधे मुंह गिर गई है, ये कहीं से कहीं तक भी कहना गलत नहीं होगा। और बुधवार के जो अर्ली एस्टिमेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, मतलब वो तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। इतने बुरे कि उनको देखने के बाद कोई भी यही कहेगा कि यार ये आखिर तुमने क्या कर दिया। दरअसल बुधवार के कलेक्शन जो आ रहे हैं ना, उनको लेकर तो मैं खुद इसलिए स्केप्टिकल हूँ कि मैंने सोमवार को 30 करोड़ की बात कही थी कि भैया मूवी शायद 30 करोड़ रुपए तक कमा लेगी, लेकिन इसका जो कलेक्शन सोमवार का निकल कर आया वो कितना गया? 16 करोड़ रुपए। 16 करोड़। वही मंगलवार को हमने बात करी थी कि भैया ये मूवी जो है 12 से 15 करोड़ रुपए कमा लेगी, कलेक्शन कितना गया? 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, मंगलवार का जो फाइनल डेटा निकल कर सामने आया है उसमें इस मूवी ने 10 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं अब अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार का जो कलेक्शन है वो निकल कर बता रहा है कि भैया 9 करोड़ के आसपास मूवी कमा लेगी।
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भैया इसने मंगलवार को ही 10 करोड़ रुपए कमाए, तो बुधवार कौन सा छुट्टी का दिन है? कलेक्शन मुझे तो नहीं लग रहा कि इसके ऊपर जाएगा। हाँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद हम ज़रूर कर सकते हैं। कई सारी और वेबसाइट्स हैं जो कि इस कलेक्शन को और नीचे का बता रही हैं, लेकिन हम फिर भी एक जो कॉमन डेटा सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। और देखिए, माउथ पब्लिसिटी की क्या ताकत है, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जिस तरह से हमने पठान का कलेक्शन देखा, ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन देखा, जिसके ऊपर आज तक संशय बना हुआ है कि उस मूवी ने कलेक्शन कितना किया। और ब्रह्मास्त्र को लेकर तो बात इसलिए भी ठोस हो जाती है क्योंकि उसके सेकंड पार्ट को लेकर कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। मतलब सेकंड पार्ट को बनाने से पहले जो उसके खुद के डायरेक्टर आयान मुखर्जी, वो दूसरी मूवी के प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में आती है ये बात कि यार ये आखिर क्या चल रहा है। अब वीएफएक्स के मामले में आप बात कर लें, डायलॉग्स के मामले में बात कर लें, हर एक डिपार्टमेंट ये मूवी पिछड़ी है। लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर की मूवी पिछड़ती हुई दिखाई दी है और वो जो एक शॉकिंग फैक्टर रहा है, उसके बारे में अगर बात करूँ तो वो है तेलुगु वन। मतलब कि तेलुगु सिनेमा में प्रभास का नाम बहुत बड़ा है। पहले दिन इस मूवी ने तेलुगु में 48 करोड़ रुपए से शुरुआत करी थी, जो कि एक बैंग ऑन था। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रभास यहाँ पर तेलुगु में इस बार बिल्कुल छप्पर फाड़ के रख देगा। लेकिन जब दूसरे दिन का कलेक्शन निकल कर सामने आया तो कलेक्शन सीधे 22 करोड़ के डिप के साथ 26 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं जब रविवार का कलेक्शन सामने आया तब भी कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिली। मात्र 3 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और इसने तेलुगु में 26 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ का कलेक्शन किया। लेकिन सबसे बड़ा माजरा तो खुला भैया सोमवार को। सोमवार को जो तेलुगु के कलेक्शन निकल कर सामने आए वो थे मात्र 6.9 करोड़। मतलब कि 7 करोड़ आप मोटा मोटा मान लीजिए, 29 करोड़ से सीधा सीधा 7 करोड़। जब ये बहुत बड़ा डिप होता है यार तेलुगु में, प्रभास जिस प्रकार का किरदार है, जिस प्रकार की उसकी शख्सियत है, उसको देखने के बाद। लेकिन मंगलवार को तो और दिमाग खराब हो गया, 4.5 करोड़ पे पहुंच गई अब ये गाड़ी। बुधवार को तो न जाने कहाँ पहुंच के रुकेगी। समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि दूसरे हफ्ते में आदि पुरुष क्या एक्सपेक्ट कर पाएगी ऑडियंस से। पहले हफ्ते में ही जब इसका इतना खराब प्रदर्शन रहा है तो दूसरे हफ्ते में ये मूवी कितनी ऊंची उड़ान भरेगी, ये तो खैर कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल कलेक्शंस होते जा रहे हैं आदि पुरुष के। आदि पुरुष ने हालांकि अगर हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन के तरफ वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। 350 पौने 400 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो चुका है। इंडिया में ही अगर हम बात करें तो वेडनेसडे का अगर हटा भी दें तो 245 करोड़ के ऊपर इसका इंडिया में कलेक्शन हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर का मिला के 350 करोड़ इसने पार कर लिया है। और रिलीज से पहले ही सैटेलाइट राइट्स वगैरह, डिजिटल राइट्स बेचकर इन्होंने 400 450 करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो कलेक्शन जो है इनका इतना हो चुका है कि मूवी की रिकवरी हो चुकी है। लेकिन देखिए, सिर्फ रिकवरी मात्र के लिए तो मूवीज़ बनती नहीं है। मूवीज़ बनती हैं इसलिए कि पब्लिक का मनोरंजन किया जा सके। मूवीज़ बनती हैं इसलिए कि पब्लिक को कनेक्ट किया जा सके। जैसे खुद मनोज मुंतशिर जी ने कहा कि मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ही हमारा उद्देश्य है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एडवांस बुकिंग के बाद में जो एक बड़ा सैलाब आया, वो पूरा का पूरा इस मूवी की प्रतिष्ठा को बहा कर ले गया। और कहीं न कहीं मेकर्स को आगे से, जो बॉलीवुड के मेकर्स हैं, उनको आगे से ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि भैया हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और वहीं प्रभास को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यार वो कहाँ गलती कर रहा है कि यहाँ पर मेकर्स ने बिल्कुल उसकी तो भैया छवि की बिल्कुल बंटाधार कर दिया है। साहो, राधेश्याम और अब आदिपुरुष। प्रभास को अब शायद प्रशांत नील की सालार का ही सहारा है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।